हाँ, आज इस लेक्चर में ये अपन लेक्चर ले रहे हैं इसमें डीसी मोटर पे डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो चीजें डिस्कस करेंगे। डीसी मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, ये जनरेटर से कैसे डिफर होती है, इसके जनरेटेड वोल्टेज ने कह के बैक ईएमएफ कहते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे होती है, जनरेटर से कैसे डिफरेंट होती है। क्योंकि अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर्स जो है उसमें डीसी जनरेटर्स पढ़े हैं, तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में कैसे करते हैं। डीसी जनरेटर में जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टिंग होती है, वो मोटर में कैसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टिंग होती है। इन सब टॉपिक पे अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे और डीसी मोटर के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, डीसी मोटर की स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी मशीन की स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग मेथड्स, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन, डीसी मोटर, स्पेशली बेसिक्स ऑफ डीसी मोटर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टिंग के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो है एन पोल है, एस पोल है, इसके बीच में आर्मेचर होता है। ये एन और एस पोल के बीच में आर्मेचर है, और आर्मेचर में ये ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है ये? ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। इस ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस इधर के कंडक्टर्स जो है ये कंडक्टर्स हैं, और इधर ये दूसरी साइड के कंडक्टर्स हैं। ये पोल के सामने आ रहे हैं। इधर ये आधे इस पोल के हैं, आधे उस पोल के हैं। इसको पोल पिच बोलते हैं। यदि ये 24 कंडक्टर हैं तो 12 कंडक्टर इसकी पोल पिच होगी, 12 पोल कंडक्टर। ये ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है। ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो एन पोल का मैग्नेटिक फील्ड यदि अपन ड्रॉ करें तो ये एन पोल का मैग्नेटिक फील्ड है, वो इधर की तरफ आएगा और ये एस की तरफ जाएगा। राइट, ये मैन फील्ड है। किसका है? एन पोल से एस पोल मैन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैन मैग्नेटिक फील्ड है। और यदि मैं इस मोटर को यू रोटेट करता हूं, ऐसे मोटर यू रोटेट होती है कि डीसी सप्लाई की वजह से मोटर यू रोटेट होती है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। फ्लेमिंग का राइट लगता है जनरेटर के लिए, लेफ्ट लगता है मोटर के लिए। राइट लगता है जनरेटर के लिए, लेफ्ट लगता है मोटर के लिए। लेफ्ट लगेगा तो लेफ्ट में फील्ड इधर है, और ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है, ये पर्टिकुलर कंडक्टर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फील्ड इधर की तरफ है। तो ये लेफ्ट हैंड है। इसमें फील्ड, फर्स्ट फिंगर फील्ड को डिनोट करती है, सेंटर फिंगर करंट को डिनोट करती है, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिनोट करता है। तो मोशन नीचे की तरफ है, फील्ड इधर की तरफ है। मोशन क्या है? नीचे की तरफ है। और फील्ड क्या है? मोशन नीचे की तरफ है, फील्ड इधर की तरफ है। तो इसमें करंट जो जाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ जो जाने वाले करंट्स को क्रॉस से डिनोट किया जाता है। तो इधर की साइड के सारे कंडक्टर जो है क्रॉस हो गए। ओके, इधर ये कंडक्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की, और मोटर यू रोटेट कर रही है। तो ये कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये कंडक्टर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये कंडक्टर ऊपर है, तो फ्लेमिंग का ये लेफ्ट हैंड है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर है, मोशन ऊपर की तरफ है, तो करंट बाहर की तरफ आएगा। ये करंट बाहर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे डॉट नोटेशन लगेगा, ऐसे डॉट नोटेशन इन दिस वे। So this is the way we can explain the direction of current under the pole. So इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसको फ्लेमिंग के नहीं एम्पियर के राइट हैंड लॉ से दिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये करंट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं हो गई है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं हो गई है, और यहाँ करंट अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की राइट हैंड लॉ के अकॉर्डिंग यूं हो गई है। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ फील्ड सपोर्ट कर रहा है, मींस मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और यहाँ अपोज कर रहा है तो डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है डीमैग्नेटाइजेशन? जब फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये वैसे लीडिंग एंड होता है, ये ट्रेलिंग एंड होता है, ये ट्रेलिंग एंड है, ये लीडिंग एंड है। तो यहाँ पे लीडिंग एंड पे डीमैग्नेटाइजेशन होता है, ट्रेलिंग एंड पे
उल्टा होता है, मीन्स ये जनरेटर से जस्ट उल्टा फिनोमिना होता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये रोटर है, ये पोल्स है, और यहाँ पे क्या हो गया है, डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। डीमैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करते हैं, तो फ्लक्स यहाँ से नीचे की तरफ आ गया है, यहाँ फ्लक्स कम हो गया है। यहाँ मैग्नेटाइजेशन हो गया है तो फ्लक्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट हो रहा है, यहाँ इसका सपोर्ट हो रहा है, तो फील्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, नीचे की तरफ फील्ड शिफ्ट हो गया है। यहाँ इसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा था, फील्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये क्या हुआ, फील्ड ऐसे शिफ्टिंग हो गई है। इस तरह से फील्ड की शिफ्टिंग हो गई है। तो अब ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, तो ये मैग्नेटिक, ये रोटेशन की डायरेक्शन ओमेगा की यूं है, और ये थीटा की एंगल की डायरेक्शन यूं है, थीटा है। तो मोटर में जो थीटा एम होता है वो जनरेटर से अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नेटिक ब्रशेस को शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट ब्रश जो होते हैं उनको शिफ्टिंग जो है, मोशन मोटर यूं मूव कर रही है तो ब्रश को थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है, जबकि जनरेटर में जनरेटर यूं मूव कर रहा है तो ब्रशेस को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। तो मोटर में पीछे की तरफ, जनरेटर में आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। ये आपने थोड़ा सा जनरेटर और मोटर की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश की हो। दूसरा ये जनरेटर की बात करें तो ये एक जनरेटर है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक जनरेटेड वोल्टेज है, ये ब्रशेस है, और ये फील्ड वाइंडिंग है, और यहां लोड है। तो क्या होता है इसमें, जनरेटर में जनरेटेड वोल्टेज होता है, ये जनरेटेड वोल्टेज होता है, ईजी जनरेटेड वोल्टेज होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से करंट आता है, इसको आर्मेचर करंट कहते हैं। ये दो भागों में बढ़ता है, लोड करंट और इधर जाने वाला को फील्ड करंट कहते हैं। तो जनरेटर आर्मेचर करंट की वैल्यू लोड करंट प्लस फील्ड करंट के बराबर होती है, और वोल्टेज ये सबसे ज्यादा होता है जनरेटेड वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज उससे कम होता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो ये इक्वेशन जनरेटेड वोल्टेज बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन होती है। मोटर की बात करें तो मोटर में उल्टा थोड़ा सा जो है डिफरेंट इक्वेशन है, या यूं कहे कि करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाता है प्लस की जगह, बस इतनी सी बात, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ये मोटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैक ईएमएफ को, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज को बैक ईएमएफ कहते हैं मोटर में, और वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। इक्वेशन जो बैक ईएमएफ की दी जाती है वो भी ZP∅N/60A से ही दी जाएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो भी ZP∅N/60A से ही दी जाएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके, लेकिन यहाँ पे इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। यहाँ करंट जो है डीसी सप्लाई बाहर से लगानी पड़ती है मोटर्स के, ये बाहर लोड नहीं लगाया, यहाँ डीसी सप्लाई लगाई, यहाँ लोड नहीं है, यहाँ लोड है। डीसी सप्लाई ली तो करंट यूज चलता है, इसको लोड करंट बोलते हैं। मोटर जो लोड लेती है वो आर्मेचर करंट में जाता है प्लस फील्ड करंट में जाता है। तो ये हो गया लोड करंट बराबर आर्मेचर करंट प्लस फील्ड करंट, या यूं कहें कि लोड करंट बराबर आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट माइनस फील्ड करंट। तो यहाँ फील्ड करंट माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस का साइन अपन लगा सकते हैं। जनरेटर के लिए प्लस होगा, इसके लिए माइनस होगा। यहाँ ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये ज़्यादा होता है VT। सो VT की जो वैल्यू आती है VT इक्वल्स टू EB बैक ईएमएफ प्लस IaRa, या इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो बैक ईएमएफ की जो वैल्यू आती है वो VT माइनस IaRa, या VT माइनस IaRa।
मीन्स अपन कह सकते हैं कि जनरेटर की इक्वेशन में माइनस साइन आ जाना चाहिए, यहाँ माइनस साइन आ जाना चाहिए, ये दोनों माइनस साइन आ जाते हैं तो ये इक्वेशन मोटर की इक्वेशन बन जाती है। तो ये दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है। जनरेटर में अपन जो है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होता है तो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन से काम चल जाएगा, जबकि मोटर जो क्या करती है, मोटर अपने प्राइम मूवर को लोड जो है, ये लोड होता है इस पे, और इस लोड को रोटेट करती है। मोटर क्या करती है, लोड को रोटेट करती है। तो लोड को रोटेट करेगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। मोटर के केस में जनरेटर तो क्या इलेक्ट्रिकल लोड को ड्राइव करता है तो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जबकि मोटर पे जनरेटर पे इलेक्ट्रिकल लोड होता है तो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जबकि मोटर पे मैकेनिकल लोड होता है इसलिए मैकेनिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मतलब टॉर्क एंड स्पीड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, टॉर्क एंड स्पीड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो पावर जो बाहर से आता है वो पावर इनपुट है। पावर इनपुट मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर की बात कर रहे हैं। पावर इनपुट है Vt इंटू आई लोड, ये पावर इनपुट है। यहाँ पावर आउटपुट वो होता है जो बैक ईएमएफ में आता है, ये पावर कन्वर्जन होता है, बाकी I2R लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होती है बैक ईएमएफ माइनस IaRa। इसको मैं IA से गुणा कर देता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज इंटू IA दैट इज इक्वल टू बैक ईएमएफ इंटू IA माइनस IA² इंटू RA। ये लॉस हो गया, ये क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस। बाकी का ये मैकेनिकल पावर, पावर मैकेनिकल, और ये पावर इनपुट दैट इज पावर इलेक्ट्रिकल इनपुट। ये इनपुट होते हैं, ये आउटपुट होती है, आउटपुट, ये लॉस। ये एक सिंपल सी इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्स इक्वेशन है, ये अप्रॉक्स इक्वेशन है। तो इसकी जो पावर आउटपुट जो होती है वो मैकेनिकल पावर होती है। तो मैकेनिकल पावर के टर्म्स में यदि इक्वेशन लिखना चाहें तो बैक ईएमएफ इनटू IA दैट इज द पावर विच इज इक्वल टू टॉर्क, जनरेटेड टॉर्क इनटू स्पीड ओमेगा। टॉर्क इनटू स्पीड इज पावर, करंट इनटू वोल्टेज इज पावर। सो ये पावर, ये मैकेनिकल पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर। सो दिस इज द पावर आउटपुट। बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है ZP N अपॉन 60A इंटू IA। टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क जनरेटेड टॉर्क, स्पीड की वैल्यू होती है 2πN अपॉन 60। तो N अपॉन 60 से कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां से टॉर्क की जो इक्वेशन आती है, ये टॉर्क जनरेटेड की जो इक्वेशन आएगी यहां से, वो इक्वेशन होगी टॉर्क इज इक्वल्स टू ZP डिवाइडेड बाय 2πA। कहने का मतलब यहाँ पे टॉर्क दो चीजों के, Z नंबर ऑफ कंडक्टर, P नंबर ऑफ पोल्स एंड 2π, ये तो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। तो कहने का मीनिंग ये होगा कि टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है phi इंटू IA, और बैक ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है phi इंटू, बैक ईएमएफ किसी प्रोपोर्शनल होता है ZP, ये कांस्टेंट होते हैं तो N, phi इंटू N इज द स्पीड। बैक ईएमएफ phi और N के प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क जनरेटेड होता है phi इंटू I के प्रोपोर्शनल होता है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अपन निकाल लेते हैं। ये डीसी मोटर के लिए टॉर्क इक्वेशन है, बैक ईएमएफ इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रिकल पावर इक्वेशन है, ये मैकेनिकल पावर इक्वेशन है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वेशन है। अदरवाइज जो लॉसेस होते हैं उसको हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस मींस फ्रिक्शन दैट इज मैकेनिकल लॉस एंड द कॉपर लॉसेस, वो सारे लॉसेस अपन को कंसीडर करते हुए एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, अब अपन बात कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर कुछ चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना टॉर्क आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं जो यूनिवर्सिटी या PSU या कुछ जो है स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
ये एक डीसी मोटर है, शंट मोटर है। इसको सप्लाई वोल्टेज जो दे रखी है वो 200 वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट। और ये मोटर जो लोड करंट ले रही है वो 50 एम्पियर ले रही है। इसका ये शंट का जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम है, 400 ओम शंट रेजिस्टेंस 400 ओम। और इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो 0.2 ओम है। तो बैक ईएमएफ बताओ, मैकेनिकल पावर आउटपुट बताओ, टॉर्क बताओ, ये सारे आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो फील्ड करंट कैलकुलेट करें। तो फील्ड करंट की वैल्यू कितनी हुई, 200 वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज होगा, वो यहाँ वोल्टेज होगा, वो यहाँ वोल्टेज होगा, और उसकी वजह से जो करंट चलेगा वो 1/2 एम्पियर। तो टोटल जो है आर्मेचर करंट की वैल्यू हो जाएगी वो 50 एम्पियर आया, माइनस 1/2 एम्पियर किया तो 49.5 एम्पियर। वैसे इसको अप्रोक्सीमेटली 50 एम्पियर ही लेके कैलकुलेशन करते हैं यदि आपको टाइम की शॉर्टेज होती है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। ओके, सो जनरेटेड वोल्टेज जो है बैक ईएमएफ होता है इसका, वो बैक ईएमएफ होता है VT माइनस IA। तो VT की वैल्यू है यहाँ पे 200 माइनस IA की वैल्यू है 49.5 इंटू RA की वैल्यू है 0.2। सो ये हो गया 200 माइनस 0.2 इंटू 5 इज 0, 6 9 is 18 19, 8 and 8 is 9, so it is 99, not 99, it is 9.9, it is 9.9. So the back EMF is 190.1 is approximately 190 volt. Okay, so this is back EMF. So the power output is equals to EB into IA, that is 190 into 49.5 is approximately 50, approximately 190 into 50, so that is 9500, that is 9.5 kilowatt. This is the power output. And if you want to calculate the speed of the motor is given, speed is equal to 1500 rpm. If it is given, then we can easily calculate the torque. Then the value of the torque comes out. Value of torque is equal to 2 pi n means 1500 by 60, 15 by 60 is equals to the power 5900. So the 20 get cancel out with the 20, 15 and this is the 8 is the 4 it is equal to 2. So torque is equals to 95 into 2 is 190 divided by pi. So pi is approximately 3. So the torque is 3. So 63 Newton, nearly Newton per meter. What is the torque? Force Newton meter. Okay, so this is the way we can calculate the torque, we can calculate the power, we can calculate the output power, we can calculate the current, we can calculate the back EMF. So whatever we required we can easily calculate. Now we are taking the one of the example for the series motor. One example for the series motor and try to calculate everything for the series motor, so you can understand in better way how the series motor works. So this is a series motor. There is a series motor. And this having winding resistance is 0.2, and this also having internal resistance is 0.2, and this is the back EMF.
So this is point 2 and this is point 3 we are taking. This is point 2 and point 3 we are taking, and this is the back EMF, and this is the 200 voltage the supply, and here the mechanical load, here the mechanical load. So the back EMF is equals to the load current is, this current feeded load is 50 ampere. So back EMF is equal to terminal voltage minus IA RA plus R series. You know both are there. RA plus R series. Therefore, that this is the 200 minus IA is 50, and this 2 resistance is 0.2 plus 0.3, that is 0.5. 0.2 plus 0.3, that is 0.5. 0.5 into 25, it is 175 volt. Okay, so this is the back EMF. Now the power output, that is back EMF into IA. So back EMF is 175 and IA is 50. So it is equals to 5 by 25 to 5 7 is 35, 37, 3, 5 1 5 and 8. So this is equals to 8750 watt. This is the power output. So what if the speed of this motor is 1000 rpm, then value of the torque comes out, value of torque into 2 pi into n is 1000 divided by 60 is equals to 8750 the power. So 0 get cancelled out the 0, this 0 get cancelled out, this is 0, and this is 5, this is 3. Okay, so 5 and this is the 10. So this torque is equals to 875 divided by 10 pi into 3. So this 3 is approximately 3. So the torque is approximately 87.5 Newton meter. So this is the way. We can easily calculate what the torque, what the power, what is the current, and if the back EMF is given, then we can easily calculate the current, what the supply current, what the load current. So this is about what the DC motor and its working, its a torque equation, it's the EMF equation, it's the resistance and all the things. So definitely you will enjoy a lot this lecture of the series motor, shunt motor. Motor is different from the generator, motor equation is different from the generator equation, only the difference is the direction of the current, and the magnetic neutral shifting is in the opposite direction as compared to the generator's neutral axis shifting. So this is the way you can understand the basic working, basic equation and basic calculation of the DC motors. Definitely will enjoy a lot in this lecture, and tomorrow in the next lecture we will discuss about the speed control, the starting method, the torque control, and the different operation of the DC motor and the testing of the DC motor also. So thank you, thanks a lot.